टेक्स्ट बुक बैंकिंग के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप एक फ्रेशर हैं, एक बिगिनर हैं, तो आपके मन में हो सकता है कि ये डाउट हो कि इस साल आने वाले एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन को टारगेट किया जाए या फिर अगले साल होने वाले 2025 के सारे बैंक एग्जामिनेशन को टारगेट करें हम। तो अगर ये डाउट आपके मन में है तो सेशन को कंप्लीट देखिएगा एंड सारे के सारे डाउट्स आप सभी के मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप एक बिल्कुल फ्रेशर हैं, एकदम प्योर बिगिनर हैं, तो भी आपका डाउट क्लियर होगा, और अगर आपके पास में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस एग्जामिनेशंस का, तो भी आपका डाउट जो है वो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा क्लियर करने की, ताकि अगले जो 3 से 4 महीने हैं आप उन 3 से 4 महीनों को अच्छे से शेड्यूल कर पाओ, अच्छे से अपनी एनर्जी को यूज कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, सर एसबीआई क्लर्क आने वाला है क्या? हाँ जी, एसबीआई क्लर्क आने वाला है। नवंबर में एग्जामिनेशन हो रहा है पिछले 3 सालों से, तो इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि नवंबर दिसंबर में आपको एग्जामिनेशन होता हुआ दिखेगा। ये तो बहुत ज़्यादा समय आपके पास में नहीं है, लगभग 80 to 90 डेज है। 3 महीने के बाद में एग्जामिनेशन आपको होता हुआ दिखेगा। हो सकता है कि नेक्स्ट जो आपका महीना है सितंबर एंड तक इसका नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाए। और क्योंकि एसबीआई क्लर्क आने वाला है, इसलिए जितने भी फ्रेशर्स होंगे वो कोशिश ये करने की कोशिश करेंगे कि इस बार एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं बहुत अच्छे से। कौन 2025 एग्जामिनेशन की तैयारी करेगा, जो कि सही भी है, क्योंकि आपके पास में इनफ टाइम भी है। लगभग 100 डेज भी अगर आपको मिल रहे हैं तो आप एक स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर आप खुद को तैयार कर सकते हो इस एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, 2 तरीके के आप बिगिनर्स हो सकते हैं, 2 तरीके के आप फ्रेशर्स हो सकते हैं। कौन से 2 तरीके हैं वो फटाफट से देखते हैं। तो पहला टाइप, अगर आप एक प्योर बिगिनर हैं तो आपको क्या कुछ करना चाहिए। प्योर बिगिनर पता है क्या होता है? प्योर बिगिनर होता है कि सर अभी ना इस साल हमने ग्रेजुएशन की है, हमने कभी बैंक एग्जामिनेशन नहीं दिया, हमने कभी बैंक एग्जामिनेशन सिलेबस को पढ़ा नहीं है, हम जस्ट ये देखने आए हैं कि एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन होता है, हमने देख लिया कि कैसे क्या बिहेवियर होता है एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है, कैसा सिलेक्शन प्रोसेस होता है, और हमें ये जॉब डुएबल लग रही है तो हम तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। तो वो है प्योर बिगिनर, जिनके पास में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वहीं आते हैं दूसरे टाइप के बिगिनर, दूसरे टाइप के फ्रेशर्स, जिनके पास में 1-2 एग्जामिनेशंस का एक्सपीरियंस है। अब वो 1-2 एग्जामिनेशंस कौन से हुए हैं इसी साल? हो सकता है आरआरबीज के एग्जामिनेशन आपने दिए हो, आरआरबी आरआरबी क्लर्क, और उसके साथ में आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन भी आपने दिया हो। तो एक आइडिया लग चुका है आपको कि कैसे आईबीपीएस एग्जामिनेशन में सवाल पूछता है और किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना होता है, किस तरीके से एग्जामिनेशन का बिहेवियर भी होता है। एसबीआई की जो एग्जामिनेशन होते हैं वो भी आईबीपीएस ही कंडक्ट करवाता है। तो लगभग आपको पैटर्न जो है वही देखने को मिलेगा जो फिलहाल बैंक एग्जामिनेशन में देखने को मिला है। अब दोनों कैटेगरीज को अलग अलग करके डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से कैटेगरी में अगर आप हो तो क्या करना चाहिए आपको। देखो, अगर आप प्योर बिगिनर हो, अगर आप शुरुआत करने वाले हो और अगर आपको कुछ भी नहीं पता है बैंक एग्जामिनेशन के बारे में, तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप किसी एग्जामिनेशन को टारगेट करके अपनी तैयारी शुरू मत करो। किसी भी एग्जामिनेशन को टारगेट मत करो शुरुआत में, क्योंकि जब आप एक एग्जामिनेशन को टारगेट करते हो ना, तो जो लर्निंग वाला जो आपका फेज होता है ना, आप उसको डायरेक्टली तोड़ने की कोशिश करते हो। और जब लर्निंग वाले फेज को आप तोड़ के एग्जामिनेशन को टारगेट करते हो ना, तो वो बेस्ट आपका नहीं निकल पाएगा, क्योंकि आपको उतनी सिलेबस की नॉलेज नहीं है, उतने टॉपिक्स की नॉलेज नहीं है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे एग्जामिनेशंस में आते हैं वो आपको नहीं पता है, आपके पास में किसी भी एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कभी क्लासेस नहीं की है, आपके पास में बिल्कुल जीरो नॉलेज है। तो अगर बिल्कुल जीरो नॉलेज से आप सीधा एग्जामिनेशन को टारगेट करने जाओगे तो वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एग्जामिनेशन तो देने वाले हो, डेफिनेटली देने वाले हो, लेकिन इस माइंडसेट के साथ में तैयारी मत शुरू करो कि मुझे एसबीआई क्लर्क निकालना ही है इस साल। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको आपके सिलेबस को टारगेट करना है। अपना सिलेबस को नोट डाउन करो, हर एक सब्जेक्ट का। आपके पास में 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं, चारों के चारों सब्जेक्ट्स के सिलेबस को नोट डाउन करो और बिल्कुल बेसिक से आपको शुरुआत करनी है। तो बिल्कुल फाउंडेशन आपको बनाना है पहले। तो पहला टारगेट आपका होना चाहिए फाउंडेशन का। आपका फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा ना, उतनी ही मदद मिलेगी आपको इन एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करने के लिए। तो नेक्स्ट जो आपके पास में समय है, नेक्स्ट जो आपके पास में 2 से 3 महीने हैं, सबसे पहले आप फाउंडेशन को स्ट्रांग करो, अपनी नींव को मजबूत करो, क्योंकि फिर आने वाले जितने भी बैंक एग्जामिनेशंस है ना, उन सबका सिलेबस सेम है, सबका सिलेबस अलग अलग नहीं है। तो आपका पहला काम क्या रहेगा? आपका पहला काम आपके फाउंडेशन को स्ट्रांग करना रहेगा, आपके सिलेबस को स्ट्रांग करना रहेगा, ना कि किसी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्ट मॉक टेस्ट से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। अगेन आपका ये वाला जो तरीका है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली मॉक टेस्ट से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब आपने चीजें पढ़ी नहीं है। और मॉक टेस्ट में हो सकता है कि आपका स्कोर 100 में से, अगर आप शुरुआत में बनाने जा रहे हो तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के, शायद आप 25-30 टच कर जाओ, तो आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि 30 अगर मैंने टच कर दिया तो शायद मैं 60 भी टच कर दूंगा, शायद मैं 70 भी टच कर दूंगा। लेकिन वो इतना आसान नहीं होगा, इसलिए आपको डायरेक्टली मॉक टेस्ट से शुरुआत नहीं करनी है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे।
डायरेक्टली सर यूट्यूब से स्टार्ट करें क्या? नहीं, डायरेक्टली आपको यूट्यूब से भी स्टार्ट नहीं करना है। अगर आप डायरेक्ट यूट्यूब सेशन से स्टार्ट करोगे तो यूट्यूब जो सेशंस होते हैं वो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं मिक्स क्वेश्चंस के साथ में। हर एक टॉपिक को साथ में लाया जाता है और आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो आपको करना क्या है, आपको फाउंडेशन से स्टार्ट करना है। तो आपको टेक्स्ट बुक के इस यूट्यूब चैनल पे टेक्स्ट बुक की ऐप के ऊपर फाउंडेशन के जो बैचेस हैं, कोर्सेज हैं, उनमें आप एनरोल कर सकते हो। वहां पे आपको एकदम प्रॉपर क्लासेस मिलेंगे। अगले 3 महीने में आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और आपको टॉपिक वाइज सारी की सारी क्लासेस मिल रही है। तो अगर आप एक प्योर बिगिनर हो तो पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि आप अपने सिलेबस के ऊपर फोकस करेंगे, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा लगभग 3 महीने जब आप लगातार पढ़ोगे ना, 3-3.5 महीने आप जब लगातार पढ़ोगे इन एग्जामिनेशन के लिए और सिलेबस को हमेशा, तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 70% सिलेबस कवर हो जाएगा बहुत अच्छे से। बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करनी नहीं है, 70% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर सकते हो। फिर उसके बाद में आप मॉक टेस्ट के साथ में प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। और फिर जैसे ही आपका ये 70 to 80% सिलेबस खत्म हो जाएगा, एसबीआई क्लर्क का एग्जामिनेशन आ जाएगा। एसबीआई क्लर्क का एग्जामिनेशन आपको जरूर से जरूर देना है। ध्यान रखिएगा, बैंक एग्जामिनेशन के अटेम्प्ट काउंट नहीं होते हैं, तो आपको देना है। आप कितनी भी बार दे सकते हो एग्जामिनेशन, ठीक है, एसबीआई क्लर्क का एग्जामिनेशन। तो जैसे ही आपका 70% हो जाए सिलेबस, उसके बाद में आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, उसके बाद में आपको यूट्यूब से भी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन सबसे पहले आपका बेसिक और फाउंडेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना है, समझना है कि एग्जामिनेशन का बिहेवियर क्या होता है, सारी चीजें। देन उसके बाद में निकल के आएगा ना सर हमारा बेस्ट, वही तो चाहिए एग्जामिनेशन निकालने के लिए। तो आपको तो ये काम करना है अगर आप एक प्योर बिगिनर हो तो। हाँ, एग्जामिनेशन देना है, एग्जामिनेशन देना है, लेकिन एग्जामिनेशन को ही टारगेट नहीं करना है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। एग्जामिनेशन जरूर दो आप एसबीआई क्लर्क का, लेकिन सिर्फ एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन को टारगेट करना है, वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे समय थोड़ा सा कम बचेगा और आप जल्दी जल्दी चीजों कवर करने की कोशिश करोगे। और जब जल्दी जल्दी चीजें कवर करने की कोशिश करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हमारे स्ट्रांग नहीं होते, और अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं हुए तो बाई चांस अगर आपने प्रीलिम्स निकाल लिया तो मेंस एग्जामिनेशन में बहुत बुरा फंस जाओगे। तो फिर आप उस दलदल में फंस जाओगे जहां पे आपने पहली बार में प्रीलिम्स निकाल लिया लेकिन मेंस नहीं निकला। तो अब नेक्स्ट टाइम से आप सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन पे जाने की कोशिश करोगे, वो कॉन्सेप्ट्स पे कभी नहीं आ पाओगे। वो लर्निंग वाला फेज अगर आपने डायरेक्टली तोड़ दिया तो फिर आप वो फाइनल जो आपको चाहिए चीजें हर एक सब्जेक्ट की वो नहीं मिल पाएंगी आपको। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले आपको 70% आपको सिलेबस पहले कंप्लीट करना है, देन उसके बाद में आपको टारगेट करने हैं सारे के सारे एग्जामिनेशन। सर अगर मेरे पास में एक्सपीरियंस है, 1-2 एग्जामिनेशन का मेरे पास में एक्सपीरियंस है, मैंने एग्जामिनेशन दिया है, तब मुझे क्या करना चाहिए? मान लीजिए इस साल आपने आरआरबी पीओ दिया है, आरआरबी क्लर्क दिया है, उसके साथ में आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन भी दिया है, तो सबसे पहले तो आपकी जो भी परफॉर्मेंस रही है उसको नोट करो। आपने कैसा परफॉर्म किया इस एग्जामिनेशन में, इसको उतारो एक पेपर के ऊपर, इसको एक पेपर के ऊपर उतारो कि कैसा आपका परफॉर्मेंस रहा क्वांट में, कैसा परफॉर्मेंस रहा रीजनिंग में, और आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशन दिया है तो कैसा परफॉर्मेंस रहा हमारा इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर। तो जब ये तीनों सब्जेक्ट की परफॉर्मेंस आपको समझ में आ जाएगी ना, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा आगे की प्लानिंग करना। क्योंकि ऑब्वियसली 1-2 एग्जामिनेशन आपने दिए हैं तो आपने तैयारी थोड़ा पहले से शुरू की होगी, अप्रैल के आसपास, शायद जनवरी फरवरी के आसपास। तो सिलेबस आपने अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट कर लिया होगा, 70 to 80% आपका सिलेबस कंप्लीट है, इतना तो एटलीस्ट आप सभी ने कर लिया होगा। 1-2 एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस भी है आपके पास में, तो इन एग्जामिनेशन की जो परफॉर्मेंस रही है उसको एक बार आप अपने पेपर पे उतार लो कि कैसी मेरी परफॉर्मेंस रही है। अब जैसे ही आप पेपर पे उतारोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वांट में आप फंसे तो कहां फंसे, क्वांट सेक्शन को बेटर करने के लिए मुझे और क्या करना है, रीजनिंग को बेटर करने के लिए मुझे और क्या करना है, या इंग्लिश को बेटर करने के लिए मुझे और क्या करना है, कौन से टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, एग्जामिनेशन के दौरान मैं कहां फंस गया था, वो सारी चीजें आपको पता है यहाँ पे। तो क्वांट सेक्शन, जिस भी टॉपिक में आपको लगता है कि आप फंस गए, जिस भी टॉपिक में आपको लगता है कि आपको और ज्यादा सीखने की जरूरत है, तो बस उसी टॉपिक की क्लासेस आपको शुरू कर देनी है। जैसे मान लीजिए कि अर्थमेटिक थोड़ा सा आपको लगा कि फंसा गया अर्थमेटिक आपको, तो अर्थमेटिक को फिर से आपको कंप्लीट करना है। आपको लगा कि डीआई थोड़ा सा फंसा रहा है, सीखी हुई तो चीजें हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा फंसा रहा है, तो कंप्लीट आपको डीआई का रिवीजन करना है हर एक टाइप का। वन लाइनर्स वाला पार्ट थोड़ा सा लगा कि कैलकुलेटिव आ गया तो थोड़ा स्पीड पे काम करने की जरूरत है, तो अगले कुछ समय के लिए आपको स्पीड मैथ्स के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। सेम काम आपको रीजनिंग में करना है। अगर आपको लगा कि आपको पजल बनाना आता है लेकिन पजल में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है तो थोड़ा स्पीड के ऊपर काम करेंगे। अगर आप पैटर्न को पिक नहीं कर पाए, पजल में नहीं बना पाए, तो इसका मतलब अभी लर्निंग फेज आपका खत्म हुआ नहीं है, थोड़ी सी चीजें और सीखनी है, तो फिर आपको पजल की क्लासेस लगानी है। तो फिर से थोड़ा सा इस जोन में आ जाइएगा, क्लासेस लगाने वाले जोन में। और फिर जैसे ही आपका ये परफॉर्मेंस आपने नोट किया, चीजों के ऊपर काम किया, फिर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, तो फिर आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दोगे इस एग्जामिनेशन के लिए। और ये सही तरीका रहेगा इस तैयारी को करने का।
एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि आपके लिए इनफ टाइम है, लगभग 80 से 90 दिन 100 दिन के आसपास अगर आपके पास में है तो आप शुरू के 30-35 दिन में ये सारी चीजें वापस से कवर कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करके, और उसके बाद में फिर एग्जामिनेशन नेक्स्ट 60 डेज में आप पूरा एकदम फोड़ सकते हो। मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी आपकी पैरेलल चल रही चाहिए, इन सारे स्टूडेंट्स को कह रहा हूं जिनके पास में 1-2 एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस है। यहां पर जो बच्चे हैं बिल्कुल फ्रेशर जो है, बिल्कुल प्योर बिगिनर्स हैं, वो एक बार मेंस को अवॉइड करके सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन और बेसिक्स के ऊपर फोकस कीजिएगा अगले 2 से 3 महीने एटलीस्ट, क्योंकि चीजें समय मांगती हैं ना, जितना भी सिलेबस है वो थोड़ा समय की डिमांड करता है। तो पहले रेस्पेक्ट दोगे अगर आप उसको, तो वो भी फिर आपको रेस्पेक्ट देगा। अगर आप कोशिश करोगे कि 1 महीने में मैं अर्थमेटिक कंप्लीट कर लूं, तो शायद नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 महीने में अर्थमेटिक कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको सीखने के लिए थोड़ा ज्यादा समय चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो बस कंसिस्टेंट रहो, चीजें सीखते रहो, एग्जामिनेशन देना है आप सभी को भी। एग्जामिनेशंस का एक्सपीरियंस बहुत काम आता है आगे आने वाले समय पे। और अगर आपने सारी चीजें सीख ली अच्छे से, 70 to 80% आपने कर लिया, मान लीजिए आपका बैकग्राउंड ऐसा था जिसमें क्वांट सेक्शन बहुत पढ़ा हुआ है आपने, तो फिर ये चीजें आपको थोड़ा सा और जल्दी जो है वो कवर होते हुए नजर आ जाएंगी। या आपका बैकग्राउंड ऐसा है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज आपका पहले से बहुत अच्छा है, तो ये चीजें आपको पहले बहुत क्विकली होती हुई नजर आ जाएंगी। तो इस साल शायद आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में निकल जाएगा और फिर मेंस एग्जामिनेशन की भी आपकी परफॉर्मेंस जो होगी वो आपको सिलेक्शन दिला देगी। लेकिन पहले फोकस कीजिएगा फाउंडेशन के ऊपर। तो जितने भी कोर्सेज हैं टेक्स्ट बुक के ऊपर, वो सारे के सारे कोर्सेज आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। जितने भी आपको मदद चाहिए वो सारी की सारी मदद अवेलेबल है। तो कोर्सेज में आप आ सकते हो, 12 महीने 18 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। अभी सेल चल रहा है जन्माष्टमी पे, तो 18 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 1247 रुपए में। ये पूरा का पूरा आपको ऐप के ऊपर मिलेगा। ऐप के ऊपर आप जाओगे तो पूरा जो कंप्लीट सुपर पैक है वो सुपर पैक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस सुपर पैक में आपको एनरोल कर लेना है। 18 महीने का सब्सक्रिप्शन है ये, 18 मंथ्स का, और 18 महीने 1247 रुपए, लगभग 70 रुपीज के आसपास आपका पर मंथ का खर्चा आ रहा है, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो भी मिलता है, जिसमें आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो भी मिल रहा है, यानी कि अनलिमिटेड आपको एक्सेस मिलती है प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज होती है वो भी आपको कंप्लीट मिलेगी 70 रुपीज पर मंथ में ही। फिलहाल ऑफर चल रहा है, पता नहीं फिर से कब आएगा। यही प्राइस आपको शायद कल या परसों में 2000 का होता हुआ वापस से नजर आ जाएगा। तो फिर जल्दी प्लान कर लेना। 2024 एग्जामिनेशन भी देना है और 2025, क्योंकि हम फ्रेशर्स हैं तो 2025 एग्जामिनर्स भी आप देने वाले हो, तो 2025 के सारे एग्जामिनेशन भी आपके कवर हो जाएंगे इस पूरे के पूरे 18 महीने के सब्सक्रिप्शन में ही। तो इसमें आप एनरोल कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, और ऐप के ऊपर आप जाओ, सुपर पैक को आप ओपन करोगे तो ये आपको नजर आ जाएगा। एक कूपन कोड दे देता हूं, जिस कूपन कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी उस समय पे अवेलेबल रहेगा। जो भी उस समय पे डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा वो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस कूपन कोड से देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज इसको जरूर से जरूर डाल दीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन है। थैंक यू सो मच। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।